अरे सुनो, सेठ धनीराम आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही हैं, दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, महापूस की रात खेतों में कैसे कटेगी। तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया दे देंगे, अभी नहीं है। भोला थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। जाड़ा सर पे आ गया है, बिना कंबल के जाड़े की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा नहीं। पार्वती लाओ वो पैसे दे दो, सेठ मानेगा नहीं। किसी तरह सेठ से पीछा तो छूटे। कंबल के लिए तो कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके तुम तो दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा इंतजाम करोगे। ना जाने सेठ का कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं हो पाता है। मैं कहती हूँ कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो। मर मर के काम करो और पैदावार होती नहीं है, ऊपर से कर्जा अदा करो। ऐसी खेती से फायदा क्या है जो 1 रुपया भी नहीं आए। तभी पीछे से सेठ धनीराम की आवाजें आती हैं। अरे ला भोला, जल्दी ला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और तू कर्ज अदा करता है कि नहीं। अरे पार्वती, कंबल के लिए हम कोई इंतजाम और कर लेंगे, लाओ मुझे पैसे दे दो। लाओ पार्वती जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अभी देती हूँ। पार्वती ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह लाकर भोला को देती है। पार्वती भोला को पैसे देते हुए बोली, ना जाने इस सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो और मजदूरी करने लगो, कम से कम रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती होती नहीं है और जो कमाते हो वो भी कर्ज में झोंक देते हो। भोला ने रुपया लिए और बाहर चला गया। उसने 1-1 रुपया जोड़कर कंबल के लिए पैसे जमा किए थे। वह पैसे आज कर्जा में जा रहे थे। भोला ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, यह लीजिए सेठ जी पैसे, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अरे ये तो अभी आधे भी नहीं हैं, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी पैसे भी ले लेना, अभी फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊँगा, उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। भोला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। भोला एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। भोला ने खेती करने के लिए सेठ धनीराम से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज़्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दुगनी कर दी थी, जिसे भरते भरते भोला को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, बिलासपुर गांव में ठंड का आगमन शुरू होता जा रहा था। एक बार फिर से बिलासपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। उसी गांव में एक कमला काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेले ही गांव-गांव से गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाकर गांव में बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड पड़ रही है। हे भगवान, मैं इतनी ठंड में काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरती हुई कमला काकी गांव तक पहुंच गई। उपले ले लो उपले, मेरे हाथों की बने उपले ले लो, एक उपले में ही सारा खाना बन जाएगा। आज तो इतनी ठंड है और कोई उपले लेने भी नहीं आ रहा है। लगता है आज तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा, लेकिन लौटूं कैसे? घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। उपले बिकेंगे तो कुछ पैसे आएंगे, बिना पैसे के खाना कहाँ से आएगा? अरे काकी रुको जरा, मुझे भी आपके हाथों के उपले चाहिए। हे भगवान,
आज तो बहुत ठंड है, काकी थोड़ा जल्दी कर दो। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। ये लो बेटा उपले। काकी पैसे कल ले लेना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। बेटा पैसे की ही तो मुझे ज़रूरत है, जो कुछ भी हो वो ही दे दो। काकी ये लो, मेरे पास ये थोड़े से चावल हैं, अभी इसे रख लो। ठीक है बेटा, ला दे दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपला बेचकर कमला काकी अपने घर को निकल पड़ती है। तभी ठंडी ठंडी हवा जोरों से चलने लगती है। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है, किसी तरह मैं घर पहुंच जाऊं, कंबल ओढ़कर शरीर को गर्म कर लूंगी। बुढ़ापे में तो ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती है। अरे ठंड, तू ही कुछ रहम खा इस बुढ़िया पर। ठंड से ठिठुरती हुई कमला काकी अपने घर पहुंच जाती है और अपने घर जाकर वह आग के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली इस ठंड से। आज तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। थोड़ी देर आग और ताप लेती हूँ, इसके बाद खाना बना लूँगी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले सभी परेशान हो रहे थे। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया था। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश भी होने लगी थी। हे भगवान, इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश तो आज हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ ही दिन घर में रहकर ही गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। पार्वती, ये क्या हो गया है? इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी तो फसल ही खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी आप ज्यादा चिंता ना करें, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक सब खत्म हो जाएगी। भगवान करे पार्वती ऐसा ही हो, वरना मेरी तो फसल ही बर्बाद हो जाएगी। पार्वती, ठंड बहुत बढ़ गई है, जरा कुछ कंबल हो तो निकाल लो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ धनीराम ले गया। अब तो बस घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी हुई चादर है, और जिसे मैंने बच्चों को उड़ा दिया है। अब तो घर में कोई कंबल या चादर नहीं है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतनी ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं है। एक काम करो पार्वती, जरा अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिलेगी इस ठंड में। पार्वती ने अंगीठी जलाई और सबने बैठकर आग की गरमाई ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया था। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही थी। बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया था। जब 3 दिन के बाद बारिश रुकी तो लोगों ने अपने खेतों में जाकर देखा। भोला के खेत में तो पानी भर चुका था और सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया है? मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? एक फसल ही तो हमारा सहारा थी, वो भी बर्बाद हो गई। परसों सेठ अपने पैसे लेने भी आएगा और अब तो मेरे पास कंबल खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। हे भगवान, इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेंगी? भोला घर पहुंच गया। पार्वती, तुमने अंगीठी जलाई है क्या? आज तो ठंड के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। जी मैंने जला रखी है, और बच्चों का तो ठंड से हाल बेहाल है। आप बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं पार्वती, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब कुछ भी नहीं बचा है पार्वती, हम बर्बाद हो गए हैं। मैंने आपसे मना करा था, पैसे मत दीजिए सेठ को। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी?
और बच्चे भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। बस एक अंगीठी का ही सहारा है और अंगीठी की भी लकड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। लगता है कि हम तो ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत करो पार्वती, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाइए, बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है। आप एक काम कीजिए, रामू काका से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियाँ उनके घर से ले आएं। रामू काका सबकी मदद करते हैं और वह हमारी मदद भी जरूर करेंगे। ठीक है पार्वती, मैं अभी रामू काका के घर से लकड़ियाँ लेके आता हूँ। इतना कहकर भोला रामू काका के घर की ओर चल देता है। तभी अचानक भारी बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, यह क्या कर रहे हो? कभी बारिश तो कभी बर्फबारी, जान ही ले लोगे क्या इस गरीब की? इसी तरह भोला रामू काका के घर पहुंचा। काका, मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दो, अभी बहुत ठंड है, मैं जंगल नहीं जा पाऊंगा और अंगीठी की राख भी ठंडी होने वाली है। ठीक है बोला, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, अभी के लिए इसे ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियाँ ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची है। ठीक है काका, अभी के लिए कुछ लकड़ियाँ दे दो, बस किसी तरह यह रात कट जाए और मैं सुबह जाकर लकड़ियाँ जंगल से ले आऊँगा। भोला लकड़ियाँ लेकर घर पहुंच जाता है। ये लो पार्वती, यह कुछ लकड़ियाँ हैं, इसे एक एक करके जलाना, हमारी पूरी रात कट जाएगी। ठंड भरी वह रात भोला ने और पार्वती ने किसी तरह गुजार ली थी। अगली सुबह होते ही सेठ भी भोला के घर आ पहुंचा। अरे कहाँ है भोला, जल्दी से बाहर आ, बाकी के बचे हुए जल्दी से मेरे कर्ज के बाकी पैसे दे दे, और बाहर ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। भोला निराशा भरे मन से बाहर आ जाता है। सेठ जी, मेरी फसल तो बर्बाद हो गई है, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे भोला, अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे सारे चाहिए। अगर तू मेरे कर्ज के पैसे नहीं दे सकता है तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा भोला, अभी के अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, कुछ रहम खाइए, मैं इतनी ठंड में बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। एक इस झोंपड़ी के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर तो रहम खाइए। मैं नहीं जानता हूँ, बस अभी के अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरे खेत मेरे पास रहेंगे। बेचारा भोला अपने बीवी बच्चों को लेकर ठंड में भटकता हुआ अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था, मगर उन्हें कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है और मुन्नी को तो बुखार चढ़ गया है। अगर ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं पार्वती, सर ढकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोंपड़ी दिखाई देती है। पार्वती, वहाँ देखो, वहाँ पर एक झोंपड़ी है, चलो वहाँ जाकर पूछते हैं, क्या पता उनको हम पर रहम आ जाए और अपनी झोंपड़ी में रहने के लिए आसरा दे दें। भोला का परिवार उस झोंपड़ी के पास चला जाता है। कोई है क्या जो इस गरीब की मदद करे? भोला कई बार आवाज लगाता है, लेकिन उस झोंपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है इस झोंपड़ी में कोई नहीं है, एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। भोला झोंपड़ी के अंदर जाता है। झोंपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे हुए थे, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोंपड़ी में रुक जाते हैं, शायद झोंपड़ी का मालिक आ जाए तो उनको हम अपनी परेशानी बताएंगे, क्या पता उनको हम पर कुछ दया आ जाए। ऐसा सोचकर वह लोग उस झोंपड़ी में रुक जाते हैं। उन्होंने झोंपड़ी के अंदर अंगीठी जलाई और अपने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गरमाई से उन लोगों ने चैन की सांसें ली। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली, कब से ठंड में भटक रहे थे।
अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियाँ ले आइए और यह अंगीठी कुछ देर में ही ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ी लेके आता हूँ। लकड़ी की तलाश में भोला कुछ दूर ही चला था कि अचानक उसकी नज़र एक बुढ़िया पर जाती है जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। क्या हुआ है अम्मा? उठो उठो अम्मा, क्या हुआ है? लगता है ज्यादा ठंड की वजह से अम्मा को ठंड लग गई है और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है। भोला अम्मा को लेकर उस झोंपड़ी में आ जाता है। ये कौन है और इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं कौन है, यह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शायद इन्हें ठंड लग गई है। इन्हें अंगीठी के पास बैठा देता हूँ, थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद इनकी आंखें खुल जाएं। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद कमला काकी की आंखें खुल जाती हैं। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं तो अपने घर आ रही थी। अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा अम्मा, तो ये आपका घर है? अम्मा, मैंने जब तुमको बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोंपड़ी में ले आया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है। भोला कमला काकी को अपने सारे घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। अरे कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। ना जाने इन अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। बेटा एक काम कर, वह जो लकड़ी रखी हैं उन्हें अंगीठी में डाल ले, नहीं तो आग बुझ जाएगी। और तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। और मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है और मेरे तो वैसे भी हाथ पैर काम नहीं करते हैं और यह ठंड अब मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होती है। इससे अच्छा है भगवान उठा लेता मुझको। अम्मा, ऐसा क्यों बोलते हो? मैं हूँ ना, और पार्वती भी तो है। अब से हम दोनों आपका ध्यान रखेंगे। सदा खुश रहो मेरे बेटा। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ ही रहो। ठंड भरी रात वह सभी मिलकर किसी तरह गुजार लेते हैं। अगली सुबह गांव में हल्की सी धूप निकलती है और लोग बहुत ही खुश होते हैं और सभी घर के बाहर आते हैं और सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। देखो अम्मा, आज कितने दिनों के बाद धूप निकली है। चलो अम्मा, बाहर चलो, थोड़ी धूप ले लेते हैं। और सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। इतने दिनों के बाद शरीर को थोड़ी राहत मिली है। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ, मुझे गांव में उपले भी बेचने हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो, आज उपले बेचकर मैं आता हूँ। अच्छा बेटा, अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ। भोला उपलों की टोकरी लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर उपला बेचकर पैसे कमाता है। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं, उपलों को बेचकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे इसके साथ कोई और भी काम करना चाहिए। भोला उपलों को बेचकर उन्हीं पैसों से कुछ राशन लेके घर आ जाता है। ये लो पार्वती, यह कुछ राशन है, इससे जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना दो। अम्मा, मैं एक काम और करता हूँ, मैं कुछ जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेके आता हूँ और उन लकड़ियों को गांव में बेच आता हूँ। इससे थोड़ी घनी और आमदनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर तुम लकड़ियाँ लेना ही चाहते हो तो पश्चिम दिशा की ओर जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं और उन्हें गांव में बेचोगे तो अच्छी कीमत भी मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं पश्चिम दिशा की ओर ही चला जाता हूँ। इतना कहकर भोला लकड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद भोला को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं तो और पेड़ों के मुकाबले काफ़ी मोटे और लंबे थे। भोला
वहाँ से काफ़ी सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है और गांव-गांव जाकर बेच देता है। सारी लकड़ियाँ बेचने के बाद भोला घर आ जाता है। भोला ने कुछ लकड़ियाँ घर के लिए भी बचा ली थी। पार्वती, आज सारी लकड़ियाँ बिच गई हैं और मैंने ये थोड़ी सी लकड़ियाँ घर के लिए बचा ली हैं। बाहर बहुत ठंड है, जरा इन लकड़ियों को जला दो तो मेरे शरीर को थोड़ी गर्माहट मिल जाए। फिर पार्वती उन लकड़ियों को जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। वह लकड़ियों की आग में ना जाने कौन सा तेज था कि पूरे कमरे में गर्मी फैल जाती है। बाहर तो ठंड की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही थी। इस तरह वह ठंड भरी रात उस दिन उन सभी के लिए एक गर्माहट में बदल गई थी। अगली सुबह भोला फिर से लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ता है। लकड़ियाँ लेकर जब भोला गांव पहुंचा तो भोला की लकड़ियाँ खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई थी। भैया, जरा मुझको भी अपनी लकड़ियाँ दे दो। तुम्हारी लकड़ियाँ तो जलने के बाद बहुत ही गर्माहट देती हैं। हाँ भोला भाई, मुझे भी ये लकड़ियाँ चाहिए। ये जलने के बाद इतनी गर्म होती है कि रात में तो कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अरे भैया, आज से पहले मैंने इतनी गर्म लकड़ियाँ कहीं नहीं देखी हैं। सच में तुम्हारी लकड़ियों में तो अलग ही जादू है। उस दिन भोला की सारी लकड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती हैं और उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। राशन लेकर भोला घर पहुंच जाता है। इस बार राशन बहुत ज़्यादा था। वह लकड़ियाँ बहुत ही अच्छी कीमतों पे बिकी हैं। गांव पहुंचते ही लकड़ियों की तो माने जैसे लूट ही लग गई थी और अब हम इन लकड़ियों को बेच के अच्छे पैसे भी कमा लेंगे। हाँ बेटा, ये बहुत ही पुरानी लकड़ियाँ हैं। बहुत समय पहले मेरे दादा और परदादा इसी जंगल में रहते थे और वहाँ के ज़्यादातर पेड़ उन्हीं की देन हैं। इस तरह भोला उन लकड़ियों को बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है और कुछ ही समय में भोला सेठ धनीराम का सारा पैसा लौटा देता है और साथ ही अपना खेत और घर दोनों छुड़वा लेता है। अब भोला और उसका परिवार अपने वापस उसी घर में आ गए थे और कमला काकी भी भोला के साथ ही रहा करती थी। भोला ने जंगल से लकड़ियां लाना बंद नहीं किया था। इस बार की ठंड गांव वालों पर कहर बनकर तो टूटी थी, लेकिन भोला की वजह से अब गांव वालों की सर्दियां बहुत ही अच्छे से कटती थी। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल